रवाना हो रहा है। ठीक 1 बजे नीतीश कुमार को संबोधित करना है, उस विशाल जन सैलाब को जो इस समय रामलीला मैदान पहुंचा हुआ है अपने नेता को सुनने के लिए। और निगाहें टिकी है नीतीश कुमार के संबोधन पर कि नीतीश कुमार अपने संबोधन में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की रणनीति उनकी 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर है, या फिर उन्हें सिर्फ फोकस करना है विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर। रवाना हो रहे हैं नीतीश कुमार इस समय। और तो चर्चा के बहुत सारे पहलू हैं और उन तमाम पहलुओं पर हम जानेंगे 2 मेरे खास मेहमानों की राय एक साथ। मेरे साथ मौजूद हैं केजी सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद है उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि ये मुद्दा सिर्फ नीतीश कुमार ने नहीं उठाया, अब से पहले भी जिन जिन पार्टियों ने बिहार पर शासन किया है ये मुद्दा वो पार्टियां भी उठाती रही हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ इस मंच पर आज सिर्फ जेडीयू खड़ी हुई नजर आ रही है? और दूसरी चीज ये है कि ठीक है, बाकी तमाम पार्टियां कंपटीशन में है बिहार में जेडीयू के, इसलिए जेडीयू उनसे किनारा कर रही है, लेकिन बीजेपी तो उसके साथ है, गठजोड़ बनाकर सरकार चला रही है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि एजेंडा जो है वो सिर्फ आपका स्पेशल पैकेज नहीं है या विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आपका बीजेपी का जो है अयोध्या पर एक अलग विचार हो सकता है, जदयू का सेकुलरिज्म या रंगनाथ मिश्रा कमीशन पर जो है या सचर कमेटी पर एक अलग विचार हो सकता है, लेकिन बिहार के विशेष दर्जे के मामले में जहां वित्त मंत्री स्वयं बीजेपी के हैं, वहां कैसे आपका अलग राय हो सकता है? तो ऐसे में भी आप बीजेपी को अपना साथ नहीं लेते हैं, तो इसमें बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि यहां एजेंडा विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लगता है कि पूरा जिस तरीके से फोकस नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, वो ये जरूर ये संदेश देना चाहते हैं, मैं भी यहां हूं, मुझे आप इग्नोर मत कीजिए, मेरे पास भी ताकत है, आप मेरे तरफ भी देखिए, मैं भी इस उम्मीदवारी में हूं। एक तो ये बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश वो देना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जैसे उर्मिलेश जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो आप बिहार के गवर्नर कुंवर साहब के मामले में हो, या आप देखेंगे कि चिदम्बरम साहब ने जो लॉलीपॉप ऑफर किया, या ये शुरुआत से चलता आ रहा है कांग्रेस का एक रणनीति। आपको याद होगा 2009 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो है तारीफ की थी नीतीश कुमार की, उस वक्त भी काफी अटकलें हुई थी। और ये लगातार कांग्रेस का प्रयास, भले ये ना हो कि कामयाबी इसमें ना मिले कि वो यूपीए के साथ नीतीश को लाए, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट है कि एनडीए को तोड़ा जाए। कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह की चुनाव की रणनीति बन रही है, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, एफडीआई के खिलाफ और तमाम मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि एनडीए को बांटना जरूरी है, वो चाहे वो सेकुलरिज्म के मुद्दे पर हो या मोदी के मुद्दे पर हो। खुद को मजबूत करें या ना करें, लेकिन जो विरोधी है उसे कम से कम कमजोर किया जाए तो खुद की मजबूती आप साबित कर पाएंगे। ये यूपीए की रणनीति है, इसीलिए लॉलीपॉप नीतीश कुमार को थमा दिया गया है। और नीतीश कुमार भी बखूबी जान रहे हैं कि जो मांग उनकी है वो तर्क संगत मांग नहीं है। सुरेश जी, आपसे मेरा सवाल, ऐसा क्या हो सकता था, क्या कर सकते थे नीतीश कुमार जो नहीं कर पाए, जो उनकी नाकामयाबी के तौर पर आज हम उस समय में देख पा रहे हैं जब वो रामलीला मैदान में मौजूद? देखिए, ये कहना कि कुछ नहीं हुआ ये तो बिल्कुल गलत होगा जी। काम तो किया है, लेकिन हां, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी उम्मीदें जगाई लोगों के अंदर, इतनी सारी उम्मीदें जगाई कि उस पर वो जो है पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाए। उसके कई कारण हैं। आप तुलना नहीं कर सकते हैं बिहार का गुजरात या किसी और प्रदेश के साथ। बिहार का एक तो 15 साल बुरा हाल के हिसाब से पूरी तरीके से चरमरा गई थी। पूरा वहां का सिस्टम, पद्धति, प्रणाली, जो कहिए आप, सारा कुछ जो है चरमरा गई थी। दूसरी बात, आप इस बात को याद रखें कि जैसे गुजरात की तरक्की हुई है, उसमें जो वहां के लोगों में एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल हमेशा रहा है, उसका एक इतिहास रहा है। उसके लिए नरेंद्र मोदी के आने के बाद या और किसी के इंतजार की जरूरत नहीं थी। वहां के लोगों ने इससे पहले भी, चाहे भूकंप हुआ हो, आपका सूरत में जो है पूरा हैजा फैला था, उसमें भी उनका जो है हमेशा एक रेसिलिएंट नेचर रहा है। वापस आए हैं वो पूरे ताकत के साथ, तो ये उनके एक उसमें मिला हुआ था। लेकिन बिहार का जो एक इतिहास वर्क कल्चर का, देखिए बीमारू स्टेट्स में हम उनको गिनते थे, वहां से लेकर आज एक जीडीपी ग्रोथ रेट आपने इस हिसाब से आपने ये काफी बेहतर जीडीपी ग्रोथ रेट लाई कि अभी मुख्यमंत्री के सामने ही जब स्वामीनाथन अय्यर ने जब ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि आपको विशेष दर्जा इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपका इतना अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो जीडीपी रेट, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए,
बिहार का हमने बंटवारा किया, झारखंड जो है अब वो कितना कामयाब हुआ, वो छोटा वाला प्रदेश, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आपने वर्चुअली सारे के सारे संसाधन जो बिहार के थे वो सारे आपने अलग कर दिए। बिहार के पास अपना कोई प्राकृतिक कुछ भी बचा नहीं है। बिहार के अंदर एक वर्क कल्चर, जैसे उर्मिलेश जी ने कहा, उसकी कमी है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि रातों रात ये उम्मीद करना, लेकिन हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से शुरुआती सालों में कुछ काम हुआ, वहां कानून व्यवस्था की सुधार हुआ है। सड़कें जो है, जहां 4-4, 5-5 घंटे लगते थे आपके, जैसे सासाराम से आपको पटना पहुंचना है तो आप 5 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो काफी सड़कों में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फर्क पड़ा है। लेकिन अब जो नजारा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से टीचरों पर लाठी पड़ रही है, जिस वजह से जो है आपने देखा, लेकिन हम इस बात को याद रखें कि सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन, योगदान अगर नीतीश कुमार का रहा है तो वो ये रहा है कि जो प्रदेश सिर्फ जातीय आधार पर सोचता था, वहां आज गवर्नेंस के आधार पर लोग सोचने लगे हैं। नीतीश कुमार स्वयं जो है वो वहां कोई जो बाहुल्य वाले जाति के नहीं है, वो इसके बावजूद उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ के जो है, लोगों ने अपने जातियों से ऊपर उठ के जो है उनको समर्थन दिया है। चुनौतियां बहुत है उनके सामने, कमजोरियां रही है, भ्रष्टाचार बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने समय की जरूरत नीतीश कुमार को कि बिहार में तमाम चीजें साफ हो पाए? क्योंकि आपने खुद माना है ये बात कि पहले जब वो आए तब स्पीड से काम हुआ, गति से काम हुआ, तेजी से काम हुआ, आखिर ये गति फिर धीमी क्यों हुई? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो टीम को जो काम, देखिए हर व्यक्ति के साथ एक टीम होता है, सिर्फ आप व्यक्ति विशेष को, और दूसरा जो है धीरे धीरे उनमें भी हमने एक बदलाव देखा कि वो ये कि वो जो लगातार चलता है कि केंद्र पर विशेष दर्जा जब तक नहीं मिलेगा कोई काम नहीं होगा, ये जो सोच है इसमें परिवर्तन की जरूरत है। वो खुद आपको जनरेट करना पड़ेगा, आपको आकर्षक बनाना पड़ेगा, आपको निवेश लाना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव तरीके, जिस तरीके से मांग जायज है जी, सुरेश जी मांग जायज है। देखिए, आपको क्या लगता है? भले आप विशेष दर्जे का स्थान न मांगे, लेकिन जिस प्रदेश को आपने, जब एक जमाने में जो बीमारू था, बीमारू कहलाया, मैं तो समझता हूं उन सभी प्रदेशों का यहां कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो जाएगी कि जातिगत आधार पर ही आरक्षण मिले, गरीब जो है वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसको मिलना चाहिए। उसी तरीके से कोई भी प्रदेश अगर पिछड़ा हुआ हो उसको तो समर्थन मिलना चाहिए। सुरेश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? क्या वाकई नीतीश कुमार अपने चारों तरफ उन तमाम लोगों को इकट्ठा किए हैं जिनके हाथ में पावर्स है लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते? अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी है इन दिनों कि बाकी तमाम चीजें गौण नजर आती है। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। पहले देखिए, पहले तो मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मैंने वर्क कल्चर की बात कही तो मैंने बिहारियों की वर्क कल्चर की बात नहीं कही, मैंने बिहार के वर्क कल्चर की बात कही है। इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं वो दुनिया में बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो है हमने देखा उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। आपने 15 सालों में नीतीश के आने के पहले आपने जिस तरीके से सिस्टम को, वर्क कल्चर को खत्म किया, आज वही स्टाफ, वही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनमें वो वर्क कल्चर लाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ा फेलियर रहा है तो वो पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करने में, उसको मोटिवेट करने में, वो कहीं ना कहीं एक कमी रह गई। उल्टा आप देख रहे हैं कि आपके जो, चाहे वो शिक्षक हो, वो लोगों में इतनी नाराजगी है, उन पर जो है लाठी बरसाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपको जिन लोगों को अपने साथ लेके चलना है उनको वो साथ नहीं ले पा रहे हैं। इसमें मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नीतीश जी के पास विजन नहीं है। विजन जरूर है, लेकिन विजन को आप मिशन में तभी आप बदल सकते हैं जब आपके साथ एक टीम हो। उनकी अगर सबसे बड़ी कमी है तो वो टीम नहीं खड़ा कर पाए और कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठा पाए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर हो या कोई भी आप कदम हो। ऐसा कोई क्रांतिकारी जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा चेंज, वो तभी आ सकता है जब आम जनता को आप उसमें जोड़ेंगे। वो जो है जनता का जो पॉपुलर भागीदारी और पार्टिसिपेशन जो है वो लाना बहुत जरूरी है। वहां जो पब्लिक को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, वो सबसे बड़ी कमी रही है। सुरेश जी, इसके लिए किस तरह का विजन क्रिएट हो, इस तरह के लिए किस तरह की प्लानिंग हो, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि अफसरशाही को लेकर जो आरोप नीतीश कुमार पर अक्सर लगे हैं, और वो तस्वीरों के मार्फत कई मरतबा समझ में भी आता है, खबरों के मार्फत कई मरतबा हमने देखा है ऐसा है, तो क्यों डिपेंडेंसी इतनी है अफसरशाही पर नीतीश कुमार? देखिए, अल्टीमेटली तो एग्जीक्यूट तो जो करना है वो तो आपको ब्यूरोक्रेसी को ही करना है। इसलिए वहां जो ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्टाचार फैली हुई है
उसको स्टेम करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने की जरूरत है। उनको जवाबदेही, बीच में आपको शुरुआत में याद होगा यहां तक घोषणा की गई थी कि जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त अफसर पकड़े जाएंगे उनका सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो जब्त किया जाएगा, लेकिन वो जमीनी स्तर पर जो है आपने ऐसा कोई बदलाव परिवर्तन आपने देखा नहीं, उसको जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसके वजह से। लेकिन देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी चीजें तभी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, और अगर सड़कों पर ध्यान दिया गया है, आज बिहार में किसी भी जिले से आप जल्दी से जल्दी राजधानी तक पहुंच सकते हैं, काफी हद तक यातायात की सारी स्थिति जो है सुधरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें उन्होंने काम बिल्कुल किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं, फेलियर्स रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक पूरा संतुलित एक आउटलुक के साथ हमें देखने की जरूरत है। तकरीबन आधा घंटे का ये संबोधन नीतीश कुमार का, और बहुत सारी चीजों के बाद वो आखिर में आए 2014 के लोकसभा चुनाव पर भी। किस नजरिए से आप इस पूरे संबोधन को देख रहे हैं? बड़े बदले बदले से थे मिजाज और तेवर हजूर के जी। तो बिल्कुल आपने देखा कि इस पूरे भाषण में कहीं भी यूपीए का नाम नहीं लिया गया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, कोई कटुता की बात नहीं की गई। कभी कभी तो बीच में ऐसा लगा कि जैसे एडवांस टैक्स की बात करते हैं कि ये एडवांस थैंक्स की बात तो नहीं कर रहे हैं, पहले ही सब कुछ तय हो चुका है, अब सिर्फ जो है आपने शुक्रिया अदा की, बार बार चिदम्बरम साहब की तारीफ की गई, बार बार बजट के भाषण का और इकोनॉमिक जो सर्वे दिया गया था उसका जो है उल्लेख किया गया। कहीं भी जो है यूपीए एनडीए की जो बात है, एनडीए का नाम नहीं लिया गया, कहीं भी यूपीए को खदेड़ के अगर सरकार जो है बनाने की बात नहीं की गई। बिल्कुल मिजाज में फर्क था, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि जो सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि मोदी के जो डेवलपमेंट और विकास का जो मॉडल है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आपने एक समावेशी विकास का एक मॉडल देने की कोशिश की। आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ऊपर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश करने की बात कही, बिहार की बात तो की, लेकिन साथ ही साथ सभी पिछड़े वर्गों की बात कही, पिछड़े प्रदेशों की बात कही, और उनका एक तरह से नुमाइंदगी, उसका एक तरह से रहनुमाई करने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मैं उनका जो है नुमाइंदा हूं, और बिहार जो है वो ये एक प्रतीकात्मक है, पूरा देश के लिए जो है सिर्फ शहर के विकास से काम नहीं चलेगा। इशारों इशारों में वो चुटकी ले रहे थे मोदी साहब का, इशारों इशारों में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि मेरे विकास में जो है, इसलिए बार बार हिंदू मुस्लिम की नाम ली गया। ये बार बार आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो कैंपस वहां खुलेगा उसका जिक्र किया गया, सबको साथ ले जाने की जो बात कही गई, तो ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल संदेश दिया है। इसमें बहुत ये सिर्फ आज इनके भाषण के बाद ये पूरी तरीके से स्थापित हो चुका कि ये बिहार के अधिकार रैली से ज्यादा नीतीश कुमार अपने आप को राष्ट्रीय पटल में आने वाले दिनों में 2014 के चुनाव के बाद एक सक्रिय भूमिका की ओर देख रहे हैं। इसका उन्होंने पूरा जो है इस बार इंडिकेशन दिया। लेकिन सुरेश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार, इस पूरे भाषण में वही तमाम चीजें नजर आई, और नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन भी वो करते हुए नजर आए। विकास का मॉडल जो गुजरात में है, यहाँ पर समावेशी विकास जैसा टर्म वो सबके सामने रखते हुए नजर आए, लेकिन संभव है क्या? क्योंकि बीजेपी देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल, इसके अलावा अगर जेडीयू पर नजर डालें तो बिहार के अलावा जेडीयू का अस्तित्व बहुत ज्यादा कहीं नहीं है। संभव है? देखिए, हम इस बात को न भूले कि इस देश में 16 सांसदों के साथ देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने जी। किसी भी कोई भी सांसद न होने के बावजूद भी जो है इंदर कुमार गुजराल जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने। मधु कोड़ा जो है सिर्फ एक निर्दलीय विधायक जो है वो आपके जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो हम संख्या पर ना जाएं, ये जो जिस तरीके से हालात माहौल बनेगा उस वक्त, उस पर पूरी तरीके से इनकी नजर है। और यही नहीं, जो दल एनडीए और यूपीए या बीजेपी या कांग्रेस
दोनों खेमे में नहीं हैं, उन दलों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक प्रयास वो कर रहे हैं। बहुत अहम सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी आपसे, ब्रेक पर जाना है। ये होगा किसके रहमो करम पर, कांग्रेस के रहमो करम पर या बीजेपी के? क्योंकि बीजेपी की अगर सरपरस्ती चाहते हैं नीतीश तो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे चेहरे हैं। तो सीधे सीधे क्या हम इसे कांग्रेस को कब्जे में लेने की कोशिश के तौर पर देखें? नहीं, कांग्रेस को नहीं, इनकी कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि ये जो तीसरा मोर्चा है या चौथा मोर्चा कहिए, ये जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी या गैर यूपीए और गैर एनडीए की जो जितने भी दल है वो एक संख्या ताकत लेके आएंगे जिसके आधार पर वो अपना दावा करेंगे और एनडीए या यूपीए यानी कि बीजेपी या कांग्रेस मजबूर हो जाएगी उसको समर्थन करने में। ऐसा एक हालात आएगा, ये उम्मीद कर रहे हैं नीतीश। और ये अब से इस तरह की चीजें नहीं साफ हुई हैं सुरेश जी, ये तमाम तस्वीर तब से साफ होती हुई नजर आ रही है जब संसद में एफडीआई को लेकर घमासान था और खबरें तब भी इसी चीज को लेकर सरगर्म हुई थी कि अब कोशिश यही होगी इन तमाम लोगों की कि एनडीए एक तरफ रहे, यूपी एक तरफ रहे और कोई तीसरा मोर्चा निकलकर कहीं से सामने आए और वो एक मोर्चा, ताकतवर मोर्चा सबके सामने। सुरेश जी, बहुत संक्षेप में सवाल और बहुत संक्षेप में जवाब आपसे चाहूंगी, क्या हासिल किया नीतीश कुमार ने इस अधिकार रैली के जरिए? मुझे लगता है कि ये तो लगभग तय है कि इनको स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है और ये अधिकार से ज्यादा एक धन्यवाद रैली था। और दूसरा, बदलते हुए जो इक्वेशंस केंद्र में होगा उसका एक नजारा था, झांकी हमको मिला जी। और तीसरा, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रस्तुत करने का कोशिश किया एक वैकल्पिक मॉडल को लेकर, जहां लगातार हम मोदी का जो है विकास का मॉडल की बात हो रहे थे, आज एक समावेशी विकास की जो बात कर एक नए विकल्प को जो है देने का प्रयास किया और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रोजेक्ट करने की नीतीश कुमार की कोशिश और निगाह आने वाले 2014 के लोकसभा चुनावों पर। बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, समय आपने निकाला, बहुत सारी चीजें जो दिलचस्प भी थी लेकिन पेचीदा भी थी वो हमें समझाई। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए।